नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष संविधान सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और इससे पहले अगर आप लोगों ने इस सीरीज का दो वीडियो नहीं देखा है तो इसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से एक जो वीडियो है वो भारत के संवैधानिक विकास क्रम का वीडियो है और उसका डिटेल में अध्ययन मैंने आप लोगों को करवाया है वहाँ। दूसरा वीडियो उसी चैप्टर से जितने भी MCQs बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैं उत्तर सहित वहाँ पे व्याख्या किया है, तो उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि उनसे जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना ऑलवेज रहती है। और इसी सीरीज का आज मैं आप लोगों के समक्ष तीसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और इस वीडियो के तहत हम लोग आज देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। और आज इस चैप्टर के तहत हम लोग देखेंगे कि हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसका ऑरिजिन कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे कि आखिर इसे हमारे संविधान में शामिल ही क्यों किया गया, इसकी क्या महत्वता है। फिर देखेंगे कि ये जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है। फिर देखेंगे कि प्रस्तावना की जो भाषा है भारतीय संविधान की, वो किस देश के संविधान से लिया गया है, क्या ये संशोधनीय है या नहीं है, और अगर है तो अब तक कितने बार संशोधन किया गया है। साथ ही प्रस्तावना को विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं वो किन किन उपनामों से इसे पुकारा है। और फिर देखेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दावलियां हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और आने की संभावना हमेशा जो है वो बना रहता है। और इन सारी बातों का अध्ययन करते हुए हम लोग जो है आज इस प्रस्तावना का डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इनसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाकर अविलंब सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा मैं आप लोगों के समक्ष लाइव क्लास लेकर नहीं आ सकता। तो अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे 1000 सब्सक्राइबर बनाने में हमारी मदद करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे लाइक करना, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो आप देखेंगे कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसे हम इंग्लिश में प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो प्रियम्बल है उसको अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का परिचय पत्र, तो किसी ने आत्मा, इस तरह के विभिन्न प्रकार के नामों से इसे जो है विभूषित किया गया है। किंतु इन बातों को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर हमारा जो ये प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उनका विकास कैसे हुआ, उनका ऑरिजिन कहाँ से हुआ। तो आप देखेंगे कि इस प्रियम्बल और प्रस्तावना का जो विकास है, ऑरिजिन है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि उन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। इंग्लिश में उसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिए गए, और यही हमारे संविधान का आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना। तो आपने देखा कि ये जो है इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यही वजह है कि प्रस्तावना को आप देखेंगे कि हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि हमारे प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और ये हुआ है 1976 ईस्वी में। कब हुआ है? 1976 ईस्वी में। और 1976 ईस्वी में जो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन हुआ था, और उसी के द्वारा इसमें जो है संशोधन किया गया है। और इसके द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा अखंडता शब्द। तो ये ध्यान रखिएगा कि 3 शब्द कौन कौन से थे, कब संशोधन हुआ, कितने ईस्वी में हुआ, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देती है। मैंने आपको बताया था कि आखिर प्रस्तावना को क्यों हमारे संविधान में जो है शामिल किया गया। तो
इसे शामिल करने के मुख्य वजहों में से ये कुछ वजहें भी हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सारी वजहें हैं जिसे हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे, बंधुता अर्थात फ्रेटर्निटी को बढ़ाने का काम करता है ये प्रस्तावना। ठीक है, तो ये इनकी महत्व की बात हो गई। साथ ही अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए या पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946। इसे याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना का जन्मदाता कौन से देश के संविधान है, तो दुनिया के जो प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का संविधान, वही इसके जन्मदाता है और सभी देशों ने इन्हीं का नकल करके फिर आगे चलकर इन प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल करना शुरू किया। अर्थात ऑब्वियसली सी बात है, भारत भी इनसे अछूता नहीं है, भारत भी इन्हीं का नकल किया है। ठीक है, साथ ही यहाँ एक क्वेश्चन और आता है प्रस्तावना के संबंध में कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उनकी भाषा किस देश के संविधान से लिया गया, तो अक्सर लोग यहाँ यूएसए लगा देता है, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, न कि जो है आपका किससे, अमेरिका के संविधान से। हाँ, भारत की संविधान की प्रस्तावना उनके संविधान से प्रभावित होकर जरूर लिया गया है यूएसए से, लेकिन उनकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ये याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका स्टेटमेंट है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि किसने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था, तो ये N.A. पालकीवाला ने कहा था, इसको याद रखिएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिसे दलितों का उद्धारक, हमारे संविधान का वास्तुकार आदि उपनामों से पुकारा जाता है और इनका हमारे संविधान के निर्माण में बहुत 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 बड़ा योगदान है और आप लोग सभी इन बातों से वाकिफ हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, अर्थात प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है। तो आइए इसे हम लोग पढ़ते हैं और फिर इनका जो है हम लोग विश्लेषण भी करेंगे। यहाँ जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है वो कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रतात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता अर्थात फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, जो वर्ड है, जो शब्दावलियां हैं, ये है। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी शब्दों का जो है यहाँ विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जो है हमारा जो प्रस्तावना है वो शुरू ही होता है हम भारत के लोग से। यहाँ हम का मतलब आपसी भाईचारे की भावना से है, जो हम की भावना है उनको बढ़ावा देने से हैं। साथ ही भारत का यहाँ तात्पर्य भारत देश से है और लोग का मतलब यहाँ भारत की जनता से हैं। इसीलिए इस शब्दावली से स्पष्ट है कि भारत के संविधान को जो है शक्ति किनसे मिलता है, तो ये मिलता है आपका किससे, ये मिलता है भारत के संविधान को शक्ति भारत के जनता से। अर्थात भारत में सर्वे सर्वा या संपूर्ण शक्तिशाली कौन है, तो भारत की जनता, भारत के लोग, इसे ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत एक संप्रभु संपन्न
राज्य है। तो ये संप्रभु संपन्न का मतलब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य जो आपका निर्णय है वो किसी भी देश के दबाव में आए बिना अपने मर्जी से ले सकता है। आगे जो वर्ड है वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन सभी का अध्ययन हम लोग नीचे अभी डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है, एक तो ये आता है इनका सीक्वेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दे देगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और आपको दे देगा उसमें एक सही विकल्प, और उसमें से आपको चुनना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वर्ड के बाद कौन से वर्ड आता है। जैसे पहले हम भारत के लोग, उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। साथ ही यहाँ न्याय की बात जो है, न्याय से संबंधित भी क्वेश्चंस आता है कि भारत के प्रस्तावना में, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार की। ये कौन कौन सी है? तो ये है आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। यहाँ पे आपको कभी कभार धार्मिक न्याय देकर कंफ्यूज करना चाहेगा एग्जामिनर, तो ध्यान रखिएगा धार्मिक न्याय की बात भारत के संविधान में नहीं कही गई है। तो न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आर्थिक, सामाजिक और जो है राजनीतिक न्याय। इसके बाद स्वतंत्रता की बात करेंगे तो कुल 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। ये 5 स्वतंत्रता कौन कौन सी है? पहली विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना की स्वतंत्रता। तो ये याद रखिएगा आप लोग, 5 प्रकार के यहाँ स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार? 5 प्रकार। फिर से ध्यान रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये जो प्रियम्बल है आप लोगों को एकदम याद होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी शब्दावलियाँ लगाई गई है और कही गई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ समानता की बात की गई है, और समानता यहाँ 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। पहला तो प्रतिष्ठा की और दूसरा अवसर की, ठीक है। तो यहाँ समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें व्यक्ति की गरिमा शब्द का जिक्र है, राष्ट्र की एकता शब्द का जिक्र है, अखंडता का जिक्र है, ठीक है, और बंधुता, फ्रेटर्निटी का जिक्र है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से शब्दावलियाँ उसमें यूज हुई है, क्योंकि कई बार तो आपको गलत शब्द उठाकर दे देगा और फिर बताएगा, आपसे बताने को कहेगा कि क्या इस शब्द का संविधान की प्रस्तावना में जिक्र है या नहीं है। इसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है, वो है तिथि। ये 26 नवंबर 1949 ये युवा तिथि है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, और कुछ अनुच्छेद जो है तक उस दिन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यही वजह है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष 2015 से, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि 2015 में पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया था, और तब से अभी तक हम लोग मनाते आ रहे हैं और आगे भी इसे मनाते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तिथि का ये महत्व है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि यहाँ है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है वो भारतीय लोगों के द्वारा, अर्थात भारतीय जनता के द्वारा ही अधिनियमित अर्थात बनाया गया है, और उन्हीं के द्वारा अंगीकृत अपनाया गया है, और खुद को उन्हीं के द्वारा इस संविधान को अर्पित कर दिया गया है। इस शब्दावली का तात्पर्य यहाँ ये है, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन करने का जो है प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और आप लोगों के लिए बहुत महत्व का वीडियो है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग इनका जो
अभी मैंने आपको विश्लेषण बताया, वो तो बताया ही, आगे हम एक एक करके यहाँ नीचे भी देखने वाले हैं इसके विश्लेषण को। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है, एक मिनट आप लोग हमें दीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ प्रस्तावना के घटक की बात की गई है। अगर हम प्रस्तावना के घटक की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, तो आप देखेंगे कि प्रस्तावना के 4 घटक हैं। ये 4 घटक कौन कौन से हैं? पहला है, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो भारत के लोगों में निहित है। जो मैंने बताया, क्यों? क्योंकि ये शुरू ही होता है हम भारत के लोग से, अर्थात यहाँ जो शक्ति का आधार है किसमें निहित है? भारत के जनता में। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है या घटक है वो यह है कि यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जो है आपका लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसे आप लोग इग्नोर मारिएगा, ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट है प्रस्तावना को, यह कहता है कि यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे अर्थात बंधुता, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देता है। और जो फोर्थ या चतुर्थ जो घटक है, कंपोनेंट है, इसमें आप देखेंगे कि उस तारीख 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है जिस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, यह बनकर तैयार हुआ। प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या की अब बात करते हैं हम लोग। जो ऊपर हमने आपको अभी उसका थोड़ा बहुत व्याख्या दिया था, उसको यहाँ डिटेल में हम लोग व्याख्या करते हैं। और ये जो है ये इस प्रकार है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे पहला है संप्रभुता, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम लोग सोवरेनिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे संप्रभुता का मतलब क्या है इसको देखते हैं। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का, यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। कैसा देश है भारत? एक संप्रभु देश है। यहाँ संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है, अर्थात स्वतंत्र है और संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। और कोई भी निर्णय, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो, वो खुद अपने मर्जी से ले सकता है। साथ में आप देखेंगे कि आगे ये कह रहा है कि भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। तो आपने देखा कि सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता का अर्थ जो सिंपल में आपको मैं बताऊं तो ये है कि ऐसा देश जो अपना निर्णय खुद अपने मर्जी से ले सकता है, वो संप्रभु देश है, ठीक है, स्वतंत्र देश है, जैसा कि भारत 15 अगस्त 1947 के बाद है। दूसरा शब्द आप देखेंगे इसमें सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी का जिक्र है, ठीक है। अब समाजवादी शब्द की बात करें तो यह शब्द संविधान के में जो है आपको 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जैसा मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। और समाजवाद का अर्थ अगर आप देखें तो ये समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होना चाहिए, ये इस ओर इशारा करता है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं सिंपल वे में तो ये समानता की बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे ये कह रहा है कि भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। और ये क्यों अपनाया? क्योंकि आपको पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। और भारत एक लोकतंत्र देश भी है, लोकतांत्रिक देश भी है। यहाँ का जो शासन है वो लोकतांत्रिक शासन है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संविधान, और भारत को जो है एक गौरव प्राप्त है और सबसे सफल लोकतंत्र में भी इनका गिनती होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद की अगर बात करें तो ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जैसे कि भारत में है। और जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसका जो आप देखेंगे कि इस व्यवस्था में, इस तरह की अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी, सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की जो है भागीदारी
होती है, अर्थात निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। किसको समाप्त करना है? असमानता को। किसको? असमानता को समाप्त करना है। इसका मतलब क्या है कि ये किस पर जोर देता है? समानता पर जोर देता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद जो आप शब्दावलियाँ देखेंगे वो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम सेक्युलर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? सेक्युलर। और भारत एक कैसा देश है? सेक्युलर देश है। अब यहाँ मैं आपको इसका सिंपल वे बताऊं तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि ऐसा देश जहाँ कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान का राजकीय धर्म मुस्लिम धर्म है। ठीक है, उसी प्रकार से जो बहुत सारे देश है आप देखेंगे, जितने भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे मुस्लिम धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और भारत में सभी धर्मों के प्रति जो है समान भावना रखी जाती है और किसी भी धर्म को ज़्यादा और किसी भी धर्म को कम आंकने का जो यहाँ प्रयास है वो नहीं किया जाता है। यही वजह है कि भारत जो है यहाँ अनेक धर्म और जाति संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और दुनिया के समक्ष वसुधैव कुटुंबकम का जो मैसेज है वो सदियों से देता रहा है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब यहाँ ये कह रहा है कि संविधान में इस शब्द को सबसे पहले तो कब जोड़ा गया ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, और संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, अर्थात राज्य सभी धर्मों को क्या मानेगा? समान मानेगा। सुरक्षा और समर्थन पाने का जो है अधिकार सभी धर्मों को है। ठीक है, और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है और ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत में जो है सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखा जाता है, किंतु भारत का अपना जो है कोई विशेष धर्म नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा देश जिसका अपना कोई विशेष धर्म ना हो, वो सभी धर्मों को समान रूप से मानता हो, वो देश धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र कहलाता है, जैसा कि भारत। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है लोकतांत्रिक, जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कहते हैं। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक देश वैसे देश को कहा जाता है जहां शासन के प्रमुखों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और उसे शक्ति जनता से ही मिलती है। ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में होगा। क्योंकि आपने प्रस्तावना को देखा था, हम भारत के लोग का मतलब यहाँ जनता से है। किसके हाथ में होगा? सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता के हाथ में। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, जो कि हम सभी जानते हैं। ठीक है, आगे जो और भी चीज़ें हैं उसे हम लोग देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो आगे जो शब्द है वो है गणराज्य। क्या है? गणराज्य। इसे इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या अर्थ है? रिपब्लिक का ये अर्थ है, समान सा अर्थ अगर आप समझे तो वैसा देश जहाँ के शासन के प्रमुखों का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा होता है। ये प्रमुख जो है वहाँ पे वंशानुगत नहीं होता है। जैसे कि पुराने ज़माने में आप देखते थे
जितने भी राजघराने थे वहाँ पे होता था, इसलिए वो राजतंत्र कहलाता था, गणतंत्र नहीं कहलाता था, गणराज्य नहीं कहलाता था। आइए इसे देखते हैं। कह रहे एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? लोगों द्वारा, अर्थात जनता के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो प्रमुख है शासन का, वो वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है, उनका पद, जैसे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, इसका भारत के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। भारत के राष्ट्रपति को लोग द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। देखिए ये बात आ भी गया, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है, ठीक है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है, क्योंकि आपको पता है कि राजतंत्र में संप्रभुता जो है किसमें निहित होता है? राजा में। राजा कहेगा इसे मार दो तो मार दो, जिला दो तो जिला दो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, या किसी भी गणराज्य में ऐसा नहीं होता है। यहाँ शक्ति का केंद्र जो है एक व्यक्ति में नहीं होकर बल्कि संपूर्ण जनता में है, अर्थात यहाँ केंद्रीयकरण की बात नहीं की जाती है, विकेंद्रीकरण की बात की जाती है, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है न्याय, जिसे अंग्रेजी में हम जस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्याय से है, और न्याय कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है भारत के संविधान की प्रस्तावना में? 3 प्रकार की, याद रखिएगा। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या कह रहा है, हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। और कौन कौन से रूप हैं ये? सामाजिक है, ठीक है, और क्या है? आर्थिक है, और क्या है? राजनीतिक है, ठीक है, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है, ठीक है। अर्थात मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भी इन चीज़ों का समावेशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है, वो अपने शक्ति के अकॉर्डिंग इसे निभाने का प्रयास करेगा, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अगर आपसे कोई छीनता है तो सरकार के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आगे प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। यहाँ सामाजिक न्याय का मतलब है कि सामाजिक जो स्तर है उनके उस स्तर पर किसी के साथ, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निम्न जाति के हो, चाहे वो बुर्जुआ वर्ग अर्थात बड़े जाति के लोग हों, ठीक है, या फिर वो किसी छोटे व्यवसाय को अपनाया हो अपने वर्ग के रूप में, जैसे कूड़ा बीनने वाला, ठीक है, जैसे जो है आपका और भी छोटे कास्ट जो होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं झाड़ू लगाने वाला रोड पर, ठीक है। दलित समुदाय के जो छोटे तबका के लोग होते हैं जिनसे समाज में आमतौर पर घृणा करते हैं, उन सब की जो है समानता की बात सामाजिक न्याय के तहत की गई है, ठीक है। आगे आर्थिक न्याय का अर्थ यह है कि समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण होना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति के हाथ में संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं होकर विभिन्न हाथों में जाएगा, और निरंकुशता की जो भावना है समाज में जो है वो कम होगा, और जो जिसकी वजह से वैमनस्यता, कटुता की भावना उत्पन्न होती है लोगों में, वो दूर होगा। तभी तो भारत की जो एकता और अखंडता है वो बना रहेगा, और भारतीयों के बीच जो फ्रेटर्निटी है, बंधुता की भावना है, जिसकी प्रस्तावना हमारी बात करती है, वो पूरा हो सकेगा। उसी प्रकार राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार है,
अर्थात सभी को चुनाव लड़ने और राजनीति से संबंधित जितने भी अधिकार है सभी व्यक्ति को, चाहे वो धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो छोटे तबका के लोग हों, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे वो किसी भी निम्न व्यवसाय को अपना वर्क के रूप में अपनाया हो, सभी को समान अधिकार है जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और ये किसका उदाहरण है? राजनीतिक न्याय का उदाहरण आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला शब्द है स्वतंत्रता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लिबर्टी, ठीक है। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो मैं आपको बताऊं एक शब्द में, तो स्वतंत्रता का अर्थ उस स्थिति से है जिस स्थिति में व्यक्ति अपने मर्जी से अपना काम कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आप मर्जी से, अपने मर्जी से काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप अपने मर्जी से अपना हित तो देखें लेकिन दूसरों का जो है इस चक्कर में अनहित हो जाए। अर्थात दूसरों के हितों का भी आपको ध्यान रखना है और एक लिमिटेशन में रहकर अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का जो अधिकार है वही स्वतंत्रता है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र होना है उनको या करना है। जो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसी स्थिति जब व्यक्ति अपने अधिकारों और अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होता है, और लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों को पाने के चक्कर में ये नहीं कि दूसरे का अधिकारों का हनन कर ले, दूसरों को नुकसान पहुँचा दे। तो एक लिमिटेशन में रहकर स्वतंत्र रूप से जीवन जीना, बिना किसी के हस्तक्षेप का जीवन जीना ही स्वतंत्रता है, लिबर्टी है। समानता की बात करें तो समानता जो है इसको इंग्लिश में इक्वलिटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो भावना है, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, ये भी इससे क्वेश्चन आता है कि ये किस देश के संविधान से या किस देश की क्रांति से ये प्रभावित है। तो फ्रांस की क्रांति से, याद रखिएगा कब हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। और सर्वप्रथम उसी जो है आपको क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की जो बात की गई 3 प्रकार की, वो किस संविधान से प्रेरित है? तो रसिया के संविधान से प्रेरित है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इसे ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए समानता को देखते हैं। समानता का अभिप्राय समाज की किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। अर्थात समाज में सभी वर्ग बराबर हैं, किसी को विशेष अधिकार और किसी को कम अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव का जो बर्ताव है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी नागरिकों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करने की बात करता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था वहाँ पे 2 बातों की समानता पर बल देता है हमारा प्रस्तावना, एक तो पद और या अवसर बोल सकते हैं आप उसे, और एक किसकी, प्रतिष्ठा की, ठीक है। संविधान देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है, ठीक है, जिसको आपने न्याय के रूप में ऊपर देखा है, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है भाईचारा, जिसे हम इंग्लिश में फ्रेटर्निटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेटर्निटी। और हिंदी में भाईचारा को बंधुता भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। भाईचारे का अर्थ बंधुता या बंधुत्व की भावना से है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो है लोगों के बीच भाईचारे, बंधुता को बढ़ावा देती है और बंधुता को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। तो आपने देखा जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद में इनका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, ये लिया किस देश के संविधान से हैं गया है, उसकी भाषा किस संविधान से प्रभावित है, उसके बाद में इसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की, 5 प्रकार की। फिर आपने देखा कि इसमें इसे जो है अपनाया कब गया, तो 26 नवंबर
49 ईस्वी को, ठीक है। उसी दिन हम लोग 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उसी दिन इसको अंगीकृत भी किया गया और ये बनकर तैयार भी हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद हमने देखा कि एन ए पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि जो न्याय की बात 3 प्रकार की गई है संविधान में, वो कौन कौन से हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो रसिया के संविधान से। उसके बाद आपने देखा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो बात है वो किस देश के संविधान या क्रांति से प्रभावित है, तो फ्रांस की क्रांति 1789 से। उसके बाद आपने देखा कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने देखा कि आखिर लोकतांत्रिक देश का क्या अर्थ है, संप्रभुता का क्या अर्थ है, समाजवादी देश का क्या अर्थ है। इसके बाद में आपने देखा कि जो है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, और फिर आपने देखा कि स्वतंत्रता, समानता का क्या अर्थ है, और फिर भाईचारे, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है। और ओवरऑल देखें तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का एक निचोड़ है, एक सारांश है। और जब भी हमारे संविधान की व्याख्या करने में हमारे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आपको पता है कि संविधान की व्याख्या करने का शक्ति किस में निहित है, व्याख्याता किसे कहा जाता है संविधान का, तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को भी जब कहीं पे दिक्कत होता है संविधान का व्याख्या करने में, तो ये किसका सहारा लेता है, संविधान की प्रस्तावना का। और हमारे देश की सरकार को भी कोई दिक्कत जब कहीं किसी अनुच्छेद में या किसी प्रावधान में आता है, तो ये किसकी भावना का सहारा लेते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना का। तो संविधान की प्रस्तावना का हमारे संविधान के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और हम बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना ना भूलें, और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ध्यान रखिएगा 1000 सब्सक्राइबर का मतलब है मैं आप लोगों के समक्ष लाइव आ पाऊँगा। और अगर आप लोग सच में चाहते हैं तो ये संकल्प लीजिए कि हम इस चैनल को बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर देंगे, ताकि मैं आप लोगों के समक्ष लाइव आ सकूँ। ये मेरी दिली इच्छा है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।